This call is now being recorded. This call is now taking notes. दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवाय फाउंडेशन, उपस्थित हैं। उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विजिटर में डी मैडम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं और वो नमस्कार। और इसके अलावा वो रेकी की मास्टर हैं हमारे बीच में, उनका भी स्वागत है। तो सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। इसके अलावा अगर और नहीं कोई ज्वाइन कर चुके हों तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी तक चर्चा कर रहे थे चाइनीज में ब्योल चार्ट में, और स्पेशली हम लोगों ने गवर्निंग वेसल के बेसिस पर यानी यांग साइड के जो मेरिडियन है उन पर चर्चा किया था। हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज बीएचबी सेमेस्टर 3 बीएचबी में जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको हम लोग आगे शुरू करने जा रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, क्योंकि सेमेस्टर 3 और 4 दोनों, 4 में क्या है, बीएचबी में 4 का पूरा कोर्स है और मतलब पूरा जो मानव शरीर विज्ञान की पूरी किताब है, और सेमेस्टर 3 में चैप्टर 11 से लेकर के आगे 14 तक है। तो उसी पर हम लोग 11 चैप्टर ही महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये आपका लोकोमोटर सिस्टम और ब्रेन इन सब को कवर करता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही हम लोग का उद्देश्य भी है कि उसको हम लोग थोड़ा सा ठीक समझ लें, क्योंकि वही कंट्रोलिंग है और उसका बहुत रोल है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो हम लोग उसी स्पाइनल कॉर्ड पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग बस जिसके पास किताब है वो किताब रख सकते हैं, देखते रहिए, लेकिन आप ये समझिए कि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, इसको हमको समझना जरूरी है। हम लोग कई सेमेस्टर 2 में भी इसको डिस्कस कर चुके हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का जब हम लोगों ने किया था चरक 3, लेकिन हम लोग दोबारा उसको कर रहे हैं। आप रिकॉल करिएगा, इसको स्मरण करिएगा। ये स्पाइनल कॉर्ड मेडुला से शुरू होती है और L1 L2 तक जाती है। हमेशा समझ लीजिए, ये स्पाइनल कॉर्ड कभी नीचे तक नहीं जाती है, L1 L2 तक जाती है, वहीं पर खत्म हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड। कॉलम नहीं, कॉलम तो नीचे है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड माने जो नर्वस टिश्यू से बनी है वो L1 L2 तक जाती है। ये स्कल के बोन में बने, स्कल हमारा कैविटी है, उसके बोन से बने एक छेद, होल, जिससे फोरामेन कहते हैं। कोई भी होल, जब भी फोरामेन की बात आएगी, तो जब इसकी टर्मिनोलॉजी है, तो जब भी फोरामेन की बात आएगी आप समझ लें कि होल की बात कर रहे हैं। तो फोरामेन कहते हैं से निकलती है, और इसको फोरामेन मैग्नम कहते हैं। इस जो छेद को फोरामेन मैग्नम कहते हैं। इसकी लंबाई क्या होती है, कितनी स्पाइनल कॉर्ड की? पुरुषों में 45 सेंटीमीटर यानी लगभग 18 इंच, और नारियों में 43, 2 सेंटीमीटर कम यानी 1 इंच कम यानी 17 इंच होती है लंबाई। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू की बनी होती है। स्पाइनल कॉलम जिसको हम बोलते हैं कि स्पाइन, वो स्पाइनल कॉलम या बैकबोन या स्पाइन एक बोनी स्ट्रक्चर है। बॉडी मतलब वो बोन से बना हुआ है, और ये स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू से बनी है, दोनों में अंतर है। तो स्पाइनल कॉलम वास्तव में स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए है। तो स्पाइनल कॉलम जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग स्पाइन बोल देते हैं, वह स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए है। क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड क्या है, नर्वस टिश्यू के है, इनको नष्ट नहीं होना चाहिए, इनको इंजरी नहीं होनी चाहिए, इसलिए इनको सुरक्षा रखने के लिए एक बोनी स्ट्रक्चर है। जैसे ब्रेन को रखने के लिए मेनिंजेस है, बोनी स्ट्रक्चर वहां भी मेनिंजेस है, बोनी स्ट्रक्चर है। वैसे ही वर्टिब्रल कॉलम को ही स्पाइनल कॉलम बोलते हैं, उसी को स्पाइन बोलते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉलम और स्पाइन में कोई अंतर नहीं है, ये बोन से निर्मित है। और इसमें क्या है, इसमें वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री माने एक स्ट्रक्चर है वर्टिब्री। तो वो 2 वर्टिब्री के बीच में, अब 2 वर्टिब्री के बीच में एक कार्टिलेज से बनी हुई डिस्क होती है, इसे
इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं। नॉर्मली हम लोग कॉमन पार्लेंस में बोल देते हैं डिस्क, लेकिन इसका नाम जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, अगर हम लोग साइंस की भाषा में बात करें तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जैसे ब्रेन को 3 मेनिंजेस कवर करती हैं, वैसे स्पाइनल कॉर्ड को भी 3 मेनिंजेस प्रोटेक्ट करती हैं। 3 मेनिंजेस वहां भी होती है, वही 3 मेनिंजेस वही मेनिंजेस यहाँ भी आती हैं। इनके नाम क्या है? आउटर लेयर को ड्यूरा मैटर बोलते हैं, बीच के लेयर को आर्कनाइड मैटर बोलते हैं, और अंदर के लेयर को पाया मैटर बोलते हैं। तो ड्यूरा मैटर माने बाहर, और ड्यूरा का हमेशा अर्थ इस रूप में है, ड्यूरेबिलिटी से इसका अर्थ है, यानी ड्यूरा बहुत स्ट्रॉन्ग है लेयर, इसलिए ड्यूरा मैटर ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से ड्यूरा मैटर, और बीच वाली आर्कनॉइड मैटर, और इसके अंदर वाली जो बिल्कुल अटैच्ड है वो पाया मैटर। आर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर यानी जो सबसे अंदर की लेयर जो अटैच है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, उससे और आर्कनॉइड मैटर के बीच के स्पेस को सब आर्कनॉइड स्पेस बोलते हैं। एक स्पेस होता है, इसको सर्ब आर्कनॉइड स्पेस बोलते हैं, और इसी में सीएसएफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसी में भरा रहता है, प्रवाहित होता रहता है। लेफ्ट और राइट साइड में वर्टिब्रल सेगमेंट्स, अब यू वर्टिब्रा है तो यू बनी है, सब आगे पीछे से कवर किया हुआ उन्होंने। तो लेफ्ट और राइट साइड से वर्टिब्रल सेगमेंट से 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स निकलते हैं। जो वर्टिब्रल सेगमेंट है, जो हमारी वर्टिब्री हैं, तो वर्टिब्रल सेगमेंट से 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो ये सेगमेंट्स भी 31 होते हैं, और ये बाएं और दाएं होते हैं। तो इसीलिए बाएं दाएं होते हैं तो 31 तो होते हैं, लेकिन पेयर में राइट और लेफ्ट में पेयर कहलाते हैं, इसलिए पेयर के रूप में होते हैं। तो 31 कौन है? स्पाइनल नर्व। जब स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व निकलेगी, लेफ्ट या राइट में निकलेगी, तो लेफ्ट साइड निकलेगी या राइट साइड से निकलेगी। तो स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइनल कॉलम ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, देखिए बाहर चारों तरफ से यूं घेरा हुआ है। तो स्पाइनल कॉर्ड जब उसका कोई नर्व निकलेगी, तो नर्व वास्तव में किसी होल से निकलेगी ना, तो ये इसको बोलेंगे इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकलेगी, उसमें कोई छेद होगा, तो इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर निकल जाएगी। ये वास्तव में एक होल होगा जो दाएं और बाएं होगा। प्रत्येक स्पाइनल नर्व का एक रूट होगा, यानी कोई मार्ग होगा, हम मार्ग कह सकते हैं, या उसका ओरिजिन कह सकते हैं कि भाई ये ओरिजिन यहां से शुरुआत हुई है। ठीक है। सेंसरी नर्व वास्तव में डॉर्सल यानी पोस्टीरियर रूट से जाती है। एक रूट उसका, चाहे पोस्टीरियर रूट माने मार्ग भी कह सकते हैं, रूट माने कह सकते हैं कि हमारा कौन सा जनन स्थान है। तो सेंसरी क्या होती है? सेंसरी जो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं वो सेंसरी इंफॉर्मेशन है। हमने हमारे बाहर स्किन में कोई चीज आई और उसने कहा कि यहाँ पर टच किया, तो हमारे पास वो टच का जैसे टच होगा वैसे ही सेंसरी नर्व क्या होगी, यही से आपका एक्सॉन, कोई ना कोई एक्सॉन एक्टिव हो जाएगा, वो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा। जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा वो डॉर्सल यानी पोस्टीरियर रूट से जाएगा। वो क्या? डॉर्सल माने जो स्पाइन की जो पीछे की वाली लेयर है, जो पीछे वाली वहां से जाएगा, आगे से नहीं जाता है, यहाँ ध्यान रखिएगा। सेंसरी नर्व वास्तव में डॉर्सल रूट यानी पोस्टीरियर रूट से जाती है, जो उसका पीछे का मार्ग है उसी से जाती है, वही मार्ग समझ लीजिए, उसी को आप ओरिजिन समझ लीजिए। मोटर रूट जो सामने वाला आ रहा है, ये मोटर रूट सदैव वेंट्रल या एंटीरियर रूट से आएगी। मोटर रूट माने जो इंफॉर्मेशन आई ब्रेन से कि वो आप करिए, तो ये वेंट्रल माने सामने का, वेंट्रल को एंटीरियर बोलते हैं और उसको डॉर्सल बोलते हैं, और डोर्सल पोस्टीरियर। तो डॉर्सल और पोस्टीरियर में अंतर ये देखिए, हम लोग बोलते हैं थोरेसिक नर्व, टीएच बोल देते हैं, और कहीं कहीं उसको बोलते डी नर्व, देखिएगा डी लिखा होगा। तो डी माने डॉर्सल, डी से अर्थ डॉर्सल, तो इसको हम हमेशा थोरेसिक नर्व जो बोलते हैं, तो थोरेसिक और थोरेसिक वर्टिब्रा, तो उसको डॉर्सल माने भी वही डी। तो डॉर्सल माने तो यानी जो आने वाली है एफरेंट है, AFFERENT, एफरेंट नर्व है, वो हमारे पीछे से जाती है, स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर मार्ग से जाती है, पोस्टीरियर रूट से जाती है, और जो ऑर्डर आता है वो हमारे एंटीरियर यानी एंटीरियर माने सामने, इंटीरियर नहीं एंटीरियर, ANTER है, TERIOR है,
एंटीरियर में सामने का, इसको वेंट्रल भी बोलते थे, ये इससे आएगी। इसको इफरेंट रूट भी बोलते हैं, इफरेंट इफेक्ट देने वाला रूट, क्योंकि कोई आदेश मिला है उसको इफेक्ट देना है। एक स्पाइनल नर्व में दोनों रूट की नर्व होंगी। अब देखिए, जो स्पाइनल नर्व होगी तो उसमें जो है आगे से निकलेगी और पीछे दोनों रूट की नर्व उसमें जाएंगी, आगे वाली दो पीछे दोनों रूट की नर्व होंगी, इसीलिए इसे मिक्स नर्व कह देंगे। एक स्पाइनल नर्व में दोनों रूट की नर्व होगी, आगे से जाने वाली और जो पीछे से आने वाली दोनों रूट की नर्व होंगी, इसलिए इसको मिक्स नर्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी आएगी और जाएगी तो इसमें दोनों में होता है, कोई इंफॉर्मेशन लेके जाएगी और पीछे चले जाएगी, और वो इंफॉर्मेशन लेके आ रही है तो आगे से लेकिन दोनों मिक्स नर्व हो जाएंगी। जबकि क्रेनियल नर्व का अगर हम लोग वो पूछे कि क्रेनियल नर्व में अंतर क्या है, तो क्रेनियल नर्व में मोटर नर्व भी होगी, सेंसरी भी होगी और मिक्स होगी, तीनों होगी, लेकिन स्पाइनल नर्व केवल मिक्स नर्व होगी। ठीक है, जबकि क्रेनियल नर्व या तो मोटर नर्व हो सकती है, या सेंसरी हो सकती है, या दोनों हो सकती है, तो तीनों हो सकती है, मतलब मोटर, सेंसरी और मिक्स होगी। लेकिन स्पाइनल नर्व हमेशा क्या होगी? हमेशा मिक्स नर्व होगी। हम लोग गैंग्लियन पढ़ा था, हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके आगे बात कर रहे हैं। गैंग्लियन हम लोग पढ़ा था, तो गैंग्लियन हमने कहा था कि जो हमारे से कोई जो नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई बीच में कोई हमारे सेल पड़े हों, सेल बॉडी पड़े हों, न्यूक्लियस पड़े हों, तो न्यूक्लियस उनको बोल देते थे। तो हम लोग कहते थे कि ये यहाँ पर कोई न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। क्यों हम बोलते थे? बॉडी वहां पड़ी हुई है और वो ग्रे मैटर होती थी, ये याद है ना? तो लेकिन वही चीज जो वहां पर, जिसको हम लोग वहां बोलते थे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, उसको यहाँ पर हम लोग गैंग्लियन बोल देते हैं। और गैंग्लियन और पोस्ट और बहुवचन में उसको गैंग्लिया बोल देते हैं, तो गैंग्लियन होगा। तो क्योंकि अब गैंग्लियन अब पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन कहाँ पाया जाएगा, ये तो हमको जानना जरूरी है। तो ये गैंग्लियन कहाँ पाया जाएगा? आप बताइए कि गैंग्लियन कहाँ पाया जाना चाहिए? इंफॉर्मेशन, गैंग्लियन याद करिए, बॉडी, सेल बॉडी और न्यूक्लियस जहां पर हो उसको हम लोग बोलते थे गैंग्लियन, उसको हम लोग बोलते थे न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई, और हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारे डेंड्राइट्स होते हैं वो हमारे इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन जब लेंगे तो डेंड्राइट्स के पास ही तो होगा गैंग्लियन, वो न्यूक्लियस, तो वो हमेशा उस जगह पर होगा जहां कोई सूचना लेकर आया और उसने सेल बॉडी को सूचना देना चाहा, तभी तो होगा। तो हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन बाहर से आ रही है, तो कोई ना कोई डेंड्राइट पड़ेगा तभी तो इंफॉर्मेशन उसको देगी, तभी तो न्यूक्लियस कोई एक्शन करेगा, नहीं आगे कैसे जाएगी इंफॉर्मेशन। तो एक्सॉन कोई आया और एक्सॉन आया तो हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या करती है? एक्सॉन से कोई इंफॉर्मेशन आई और वो किसी डेंड्राइट को देगा, वो उसको किसको? सेल बॉडी को देगा, न्यूक्लियस को देगा, तभी आगे बढ़ेगा। अब इसलिए हमारे पास जो सेंसरी रूट है, यानी जो हमको, जो हाथी को देखा, शेर को देखा, जो भी देखा, किसी ने हमको मारा, जो भी टच हुआ, मक्खी बैठी, मच्छर बैठी, ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है ये हमेशा गैंग्लियन, उसमें गैंग्लियन होगा ना तभी तो आगे ट्रेवल करेगी। बिना गैंग्लियन के आगे ट्रेवल कैसे करेगी? यानी बिना न्यूक्लियस के आगे ट्रेवल नहीं करेगी। इसलिए हमेशा सेंसरी रूट में गैंग्लियन होगा, क्योंकि डेंड्राइट का, सेल बॉडी का और एक्सॉन तो तीनों का होना जरूरी है। अगर नहीं होगा तो सेंसरी इंफॉर्मेशन जो होगी वो रूट में, उस रूट में तीनों का होना जरूरी है, एक्सॉन का भी, सेल बॉडी का भी, डेंड्राइट का भी। सेल एक्सॉन जाकर के डेंड्राइट को सूचना देगी, डेंड्राइट सेल बॉडी को बताएगा, सेल बॉडी फिर जो करना चाहेगा कि आगे और इंफॉर्मेशन चले जाए। तो इसलिए डॉर्सल रूट या सेंसरी रूट में ही गैंग्लियन होगा। एक प्रश्न कोई ये हो सकता है कि कोई पूछे कि हमारा गैंग्लियन पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहां होगा, तो हमको बताना पड़ेगा कि गैंग्लियन सदैव डॉर्सल रूट या सेंसरी रूट में ही होगा।
एंटीरियर रूट में या इफरेंट रूट में बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां तो केवल ऊपर से इंफॉर्मेशन आ रही, वो तो एग्जाम लेके जा रहे हैं, वहां तो ऑपरेशन जो एनालिसिस है वो तो हो चुकी, एनालिसिस को लेके जाने वाला कोई एनालिसिस कहीं भी आई और वहां चाहे नर्वस ब्रेन पे आई गई, ब्रेन से चली स्पाइनल कॉर्ड पे आई, स्पाइनल कॉर्ड से भी कोई अगर इंफॉर्मेशन जा रही है तो अब तो इंफॉर्मेशन जारी, आदेश जा रहा है, तो अब तो कोई ले जाने वाला केवल हमारा सूचना वाहक है, हमारे लिए कोई नियंत्रक वाला नहीं है, नियंत्रक तो हो चुका। इसलिए गैंग्लियन केवल सेंसरी रूट में होगा, ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल डॉर्सल रूट में या सेंसरी रूट में गैंग्लियन होगा, एंटीरियर रूट या इफरेंट रूट में कभी नहीं होगा, या मोटर रूट में कभी नहीं होगा। इंटरवर्टिब्रल फोरामेंस अब जो निकल रहे हैं बगल में, इससे निकलने के बाद अब देखिएगा जैसे ही इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकले उसके बाद स्पाइनल नर्व दो भागों में बढ़ जाएगी, जैसे निकली और स्पाइनल नर्व दो भागों में बढ़ गई बाएं, इन ब्रांचों को रेमस, सिंगुलर में रेमस और प्लूरल में रैमाई, ठीक है, तो रेमस बोलते हैं, तो ये जो आई अंदर से और अंदर यूं मिली, जो दोनों मिली, देखिए ऐसे मिली, अब मिलने के बाद फिर यूं चली गई, ये रूट हो गया, ऐसे समझ लीजिए, पहले यूं आई, यूं मिली और यूं चली गई, यूं नहीं हुई, यूं करके यूं चली गई, तो दो भागों में बढ़ गई, ब्रांचेस में रेमस हो गया, तो ये जो है इन ब्रांचों को दो भागों में बढ़ गई, यूं बढ़ गई, पहले यूं आई फिर यूं बढ़ गई। अब अभी देखिएगा इसमें रेमस में दोनों भागों में बढ़ जाती हैं, इधर आई और इधर आई, दोनों तरफ बढ़ गई, पहले बढ़ गई। ये नर्व्स जो है भिन्न भिन्न साइट को इनर्वेट करेंगे, जो पीछे की तरफ आई वो पीछे को प्रभावित करेगी, जो आगे गई वो आगे को प्रभावित करेगी। अब इसके बाद और देखिएगा, अब एक रेमस आगे की ओर, मतलब ये आगे का समझ लीजिए, एक रेमस आगे की ओर चली गई, एक रेमस पीछे की ओर चली गई, तो जो रेमस आगे की ओर गई उसको एंटीरियर और उसको वेंट्रल रेमस कहेंगे। तो ये किसको प्रभावित करेगी? शरीर अंदर, समझ लीजिएगा, ऐसा मत सोचिए कि बाहर, शरीर के अंदर ही बस बात कर रहा हूं। एंटीरियर या वेंट्रल रेमस का इनर्वेशन कहां कहां होगा, कहां होगा? एंटीरियर और लेटरल साइड, सामने वाला भाग, और जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड में मोटाई वाला भाग, जो हमारा जितना मोटे हैं तो साइड, वो उसको बोलते हैं लेटरल साइड। लेटरल साइड मतलब ये ये है साइंस की भाषा में है कि लेटरल साइड बॉडी के स्ट्रक्चर को, वहां जो साइड वाला भाग होता है उसको, जो हमारे, हम उसके मोटाई की बात कर सकते हैं। तो लेटरल साइड, एंटीरियर और लेटरल साइड ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, बोथ सेंसरी एंड मोटर नर्व। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलने के तुरंत बाद जैसे निकली वैसे स्पाइनल नर्व दो भागों में बढ़ गई, एक ब्रांच, दोनों ब्रांचों को रेमस सिंगुलर या रेमाई बोलते हैं, ठीक। उसके बाद ये नर्व्स भिन्न भिन्न साइड को इनर्वेट करेंगे। एंटीरियर और जो बाहर वाला, जो सामने वाला जो है वेंट्रल रेमस का इनर्वेशन एंटीरियर और लेटरल साइड ऑफ हेड, नेक, ट्रंक और सेंसरी और मोटर, दोनों के लिए होगा। और जो पीछे वाला है पोस्टेरियर, वो का इनर्वेट करेगा पोस्टेरियर साइड ऑफ हेड को, नेक को, ट्रंक को, बोथ सेंसरी एंड मोटर। यानी पीछे वाला जो है वो केवल पीछे करेगा, लेकिन आगे वाला भाग जो है आगे को और साइड को दोनों करेगा। हम लोगों ने प्लेक्सस की बहुत बात सुनी थी, डॉक्टर बॉल प्लेक्सस पे बहुत चर्चा करते हैं कि भाई ये इनर्वेशन के प्लेक्सस है। तो क्या है, जब मिक्स स्पाइनल नर्व का जो एंटीरियर, अब देखिए एंटीरियर पोर्शन है, एंटीरियर पोर्शन में एक आगे से कोई, एंटीरियर माने सामने वाले जो रेमस है, एक रेमस आगे आ गया ना, एक पीछे चला गया, एक आगे चला गया। अब क्या, आगे बढ़कर आगे बढ़े, जैसे आगे बढ़ा तो इसने क्या किया, इसका कैरेक्टर क्या है, केवल देखिएगा यही आगे कहा है, प्लेक्सस केवल आगे, एंटीरियर वेंट्रल आगे वाला बनाता है, पीछे नहीं बनाता है। आगे वाला प्लेक्सस क्या करता है कि वो आगे वाला जो रेमस है वो क्या करता है, एक रेमस हो गया, ऊपर वर्टिब्रल से एक रेमस आ रहा है,
नीचे की वर्टिब्रे से भी एक रेमस आ रहा है, तीनों रेमस आगे जाकर के एक जाल बना लेते हैं। ऊपर का आया, नीचे का आया, बगल का, ऊपर का, नीचे का और नीचे का, ये 3-4 आकर के यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया, एक नेटवर्क बना दिया, एक जाल बना दिया, मिल गए सब जाकर के। केवल आगे वाले की बात करना है। इंटीरियर मतलब एंटीरियर या वेंट्रल रेमस वही काम करता, पीछे वाला नहीं करता। ये आपस में ऊपर नीचे नर्व सब मिल जाती हैं और एक जाल बना लेते हैं, यही जाल प्लेक्सस कहलाता है। इसीलिए हेड, नेक और आपका एंटीरियर वो लेटरल साइड में मान लीजिए ऊपर वाला C1 मिला है, C2 मिला है, C3 मिला है, C4 मिला है, C5 मिला है, और ये जाल बना हुआ है और ये प्रभावित कर रहा है, तो आंख को कोई उसको, तो ये समझ में नहीं आता कि इसीलिए कहते हैं कि C1 भी प्रभावित हो सकता है, C2 भी, C3, C4। क्यों? क्योंकि एक एक उसकी नेटवर्क है, जाल है, मालूम नहीं पड़ता है बाद में। जैसे तार बहुत से आप हों और गुच्छे में डाल दीजिए और मोड़ दीजिए तो मालूम नहीं पड़ेगा ये तार किसका था। प्रभावित तो वो कर रहा है, क्योंकि यही सब प्रभाव देंगे ना, तो यही प्लेक्सस है। थोरेसिक रीजन की इंटीरियर रामी, कोई थोरेसिक रीजन की, देखिए अब ये ऊपर वाली की बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने कहा था कि केवल एंटीरियर रामी प्लेक्सस बनाती है, पोस्टेरियर रैमस नहीं बनाती है। लेकिन अब हम लोग एक और कह रहे हैं कि थोरेसिक रीजन की एंटीरियर रामी कोई प्लेक्सस नहीं बनाती है, यानी सर्वाइकल के बनाएगी, लेटर वो उसके नीचे वाली बनाएगी सैक्रल और लंबर, ठीक, ऊपर नहीं बनाएगी, तो थोरेसिक रीजन की नहीं बनाती है। इसलिए कुल 5 प्लेक्सस होते हैं, जो प्लेक्सस की संख्या 5 होती। एक सर्वाइकल प्लेक्सस होगा जो C1 से C4 तक होगा, यानी C1 से C4 तक की जो नर्व्स हैं वो मिली हुई हैं, उसको सर्वाइकल प्लेक्सस कहेंगे। ब्रेकियल सेक्शन में C4 से T1 तक मिली हुई है, और थोरेसिक T1 से नीचे जाएगी ना, तो C4 से T1 तक ब्रेकियल प्लेक्सस होंगी। लंबर होगी L1 से L4 तक, बीच में क्योंकि हम लोगों ने कहा थोरेसिक रीजन की कोई बनाती नहीं, तो थोरेसिक रीजन की नहीं बना रही है, तो अब लंबर प्लेक्सस L1 से L4 तक होगी। सैक्रल होगी L4 से S4 तक। देखिए L4 इसमें कॉमन है, वहां भी C4 कॉमन है, C1 से C4 तक, और ब्रैकेट में C4 से T1 तक। अंतर समझिए कि ये इतनी प्लेक्सेस है, इतने प्लेक्सेस है, मतलब C1 C4 में इन्वॉल्व है और ब्रैकियल में भी C4 इन्वॉल्व है। तो ये जहां ब्रैकियल जहां प्रभावित कर रही होगी तो हम C4 देखेंगे, C4 से वो भी प्रभावित है। C4 में कोई इंजरी हुई तो ये ब्रैकियल प्लेक्सस जिसको इनर्वेट कर रही होगी वो प्रभावित हो जाएगा। उसी तरह लंबर L1 से L4 तक है, लेकिन सैक्रल L4 से S4 तक है, तो यानी L4 दोनों में कॉमन है, तो यानी लंबर प्लेक्सस के लिए भी वो L4 वाला जिम्मेदार हो गया और सैक्रल के लिए L4 जिम्मेदार हो गया। तो अगर कोई लंबर या सैक्रल जहां सब कर रही होगी, इनर्वेट कर रही होगी, वहां लिए L4 का अंश होगा तो प्रभावित हो जाएगा, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। और कोसिजियर प्लेक्सस S5 से कोसिक्स, बस दो ही, S5 और कोसिक्स, ये 5 प्लेक्सेस आपको सेंसरी ट्रैक्ट्स। हम लोग इसको बहुत इलेबोरेट नहीं करके, क्योंकि बहुत पढ़ा जा चुका है इस पर, तो हम लोग 5वीं 6वीं क्लास चल रही है इसकी, ब्रेन के संबंध में, अभी और चलेगी, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कम से कम 12 क्लासेस इसकी हो सकती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सेंसरी ट्रैक्ट, अब देखिए ट्रैक्ट, थोड़ा सा चित्र आप लोगों को दिखा दें, थोड़ा समझ में आए, चित्र भी देख लीजिए, थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ वो है, तो ध्यान बटेगा। ये देखिए हम लोग कह रहे थे ना कि हम जो है स्पाइनल कॉर्ड, तो आप ये देखिएगा यहाँ पर L1 जहां लिखा हुआ है, आप लोग दिखाई पड़ रहा है सबको, बोलिएगा इस पर, L1 वर्टिब्रा दिखाया जा रहा है? यस सर। तो जो L1 तक है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड बीच वाली है, देखिए जो व्हाइट वाली लिखा हुआ है ना, ये बीच वाली है, ये बीच वाली जो जहां देखिए नीचे अब कोन की तरह यूं बना देती है ना, नीचे बना रही कोन की तरह, इसको कोनस मेडुलरी बोलेंगे, आगे हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये L1 वर्टिब्रा पर जाके खत्म हो जाएगी।
L1 वर्टिब्रा किसकी होगी, बाहर स्पाइनल कॉर्ड वाली होगी, तो वो स्पाइनल कॉलम वाली होगी, वहां तक जाकर खत्म हो जाएगी। इसीलिए कभी अगर आपको किसी को CSF या कोई जांच करनी होगी तो L1 L2 के नीचे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो भी वर्टिब्रा देखिए सब अलग अलग हो गई है, देखिए आप देखिए ऊपर से अलग अलग हो गई है, तो ये इसी से उसका भी नाम बताएंगे भी, कॉर्डा इक्विना देखिए सर। तो ये इसी को इस तरह समझिए, अंदर वाली तेजी से, बाहर वाली तेजी से बढ़ती है, अंदर वाली तेजी से नहीं बढ़ती। देखिए ये समझ लीजिए, ये देखिए L1 L2 पे जाकर खत्म हो गई है, क्लियर, ये दिखाने के बाद। तो ये आपको बता रहे हैं, थोड़ा हमने कहा थोड़ा देख लीजिए, अभी उसको इस पे डिस्कस करेंगे हम लोग क्या है। सेंसरी ट्रैक्ट, सेंसरी ट्रैक्ट मतलब हुआ कि अब हमको देखना है कि भाई ट्रैक्ट कोई है, तो सेंसरी ट्रैक्ट और हमारे मोटर ट्रैक्ट दो हुए। तो सेंसरी ट्रैक्ट अभी हम आगे बताएंगे कि स्किन, मसल और जॉइंट में मौजूद, देखिए स्किन है, मसल्स कोई यहाँ पर मान लीजिए कोई है, यहाँ पर कोई मसल कहीं पर है या जॉइंट में है, जो मौजूद रिसेप्टर, द्वारपाल कह सकते हैं, इनसे जन्म लेते हैं। सारे ट्रैक्ट सेंसरी वाले स्किन से या मसल से या जॉइंट्स में मौजूद रिसेप्टर से जन्म लेते हैं। ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक बंडल स्वरूप पहुंचते हैं। ये हम लोग आगे इस पर और चर्चा करेंगे, अभी हम लोग स्पाइन को और पढ़ लें। स्पाइनल कॉर्ड करती क्या है, क्या काम करती है? बाहरी वातावरण से जो भी सूचनाएं आती हैं वे सभी स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन तक पहुंचती हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जो मिली, चाहे दांत की, चाहे दांत की, चाहे सूचना की, चाहे हाथी, चाहे घोड़ा, चाहे बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी आपको, क्या कोई टच, मच्छर, मक्खी, कुछ भी, हवा, पानी, जो भी समझ में आ रहा, जो भी सूचनाएं आई वो स्पाइनल कॉर्ड से होकर ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन से जो भी ऑर्डर या कमांड, जो ऑर्डर बोलते हैं उसको कमांड भी बोलते हैं, तो जो भी ऑर्डर या कमांड आते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से पास होकर लिम्स में, या तो हाथों पांव में या मसल्स में जाते हैं। मतलब मसल्स में जाएंगे, ऑर्गन में जाएंगे, वो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वही तो काम करना है। इसलिए ये पाथवे या नेटवर्किंग का काम करती है। अब ये जो है, ये जो आई मसल्स में, इसलिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये कोई पाथवे बनाती है, ये जाल बनाती है कि यहाँ से आया और यहाँ तक पहुंचाना है, फिर यहाँ से आया वहां पहुंचाना, तो ये उसका काम है। ये शरीर और ब्रेन के बीच लिंक का कार्य करती है, इसलिए, और यह नर्वस टिश्यू से बनी होती है, ये उसका नेटवर्किंग काम करती है। शरीर में जो, शरीर और ब्रेन के बीच में लिंक का काम करती है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉलम क्या है? वर्टिब्रल कॉलम। जहां स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू से बनी होती है वहीं स्पाइनल कॉलम या जो है स्पाइनल कॉलम, या जिसको बैकबोन बोलते हैं, या जिसको वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, या स्पाइन बोल देते हैं। देखिए स्पाइनल कॉलम इसी का नाम है, बैकबोन इसी का नाम है, वर्टिब्रल कॉलम इसी का नाम है, और स्पाइन इसी को कहते हैं। इसकी रचना बोनी टिश्यू से होती है, बोनी स्ट्रक्चर है ये, बोन से बना हुआ, हड्डियों से बना हुआ है। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू, नर्व सेल से बना हुआ है, और ये बोन से बना हुआ हड्डी। तो जैसे ब्रेन को स्कल बोन प्रोटेक्ट करता है, ये वाला बोन प्रोटेक्ट करता है ना, वैसे ही स्पाइनल कॉर्ड को स्पाइन प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम में अनेक वर्टिब्री होते हैं जो बोन से बने होते हैं। अब कॉलम की बात कर रहे हैं, बाहर वाली कॉलम में अनेक वर्टिब्री होंगी जो बोनी स्ट्रक्चर है, बोन से बनी हुई है। दो वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज से बने हुए डिस्क होते हैं जिसके इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं। ये डिस्क का काम करती है, ये डिस्क कुशन का काम करती है, कुशनिंग का इफेक्ट देती है। ये स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, साथ ही साथ चलने में, जंप करने में जो फोर्स लगता है उसे एब्जॉर्ब करती है। शॉक एब्जॉर्बर, जैसे गाड़ियों में मोटर में लगा रहता है शॉक एब्जॉर्बर, तो उसे एब्जॉर्ब करती है और वर्टिब्री को सुरक्षित रखती है और उसको इंजरी से बचाती है। आप कूदे ऊपर से, तो कूदे तो क्या हुआ, वर्चुअली स्पाइन
स्पाइन जो है अगर वो जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या करती है, ये बीच में दो वर्टिब्रे के बीच में है, तो ये थोड़ा यूं जर को बर्दाश्त कर लेती है। स्पाइनल कॉलम में 33 वर्टिब्रे होती है। कॉलम की बात कर रहे हैं, बोन का। तो इसमें क्या, सर्वाइकल में 7 है, थोरेसिक में 12 है, 5 आपके लंबर में, सैक्रल में 5 है और कोर्सिक्स में 4 है। सैक्रल और कोर्सिक वर्टिब्रा 20 साल तक अलग अलग रहती हैं। 20 वर्ष तक अलग अलग रहती है। कौन सी? सैक्रल और कोर्सिक्स, जो 5 और 4 की बात कर रहे हैं, ये पहले 20 साल की उम्र तक आपको अलग अलग रहेंगी और 20 वर्ष की उम्र के बाद फ्यूज हो जाती है, मर्ज कर जाती है। स्पाइनल कॉर्ड की पूरी लंबाई के संदर्भ में क्या बताना है, स्पाइनल कॉर्ड मेडुला से प्रारंभ होती है और L1 L2 तक जाती है। स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कॉलम से छोटी होती है, क्योंकि स्पाइनल कॉलम तेजी से ग्रो करती है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड धीरे धीरे ग्रो करती है। जैसे प्रोटेक्शन के लिए कोई हो तो उसको आगे गाड़ियों को, जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी से जा रही है, कोई जा रहा है, कोई नेता, बड़ा नेता जा रहा है, तो उसका प्रोटेक्शन देने के लिए दोनों तरफ आगे तक एक मार्ग होता है, गाड़ियों का प्रोटेक्शन होता है ताकि इसकी सुरक्षा रखें। तो वैसे ही क्योंकि ये स्पाइन है, यूं जा रही है, यूं आ रही है, यूं, और इसको प्रोटेक्शन करने के लिए और आगे बढ़ते हैं ताकि ये सुरक्षित रहे। तो इसलिए उसको तेजी से ग्रो कराते हैं स्पाइनल कॉलम को, और स्पाइनल कॉर्ड धीरे धीरे ग्रो करती है। ब्रेन को 3 लेयर से प्रोटेक्ट किया गया है, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर। बाहरी लेयर को ड्यूरा मैटर कहते हैं, जो ब्रेन को कवर करती है और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। जो बाहरी लेयर जो ड्यूरा मैटर जिसको बोलते हैं, वो ब्रेन को कवर करेगी और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगी। तो बाहरी लेयर होने के कारण वर्टिब्रल कॉलम के साथ रहेगी। नीचे वाले में क्या होगा, ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ रहेगी, क्योंकि बाहरी लेयर है, सबसे बाद में रहेगी। वर्टिब्रल कॉलम स्पाइनल कॉर्ड के आगे वर्टिब्रल कॉलम की रेखा है, तो वहां पर वर्टिब्रल कॉलम के साथ रहेगी, बाहरी लेयर है। इस कारण से आर्कनॉइड मैटर और ड्यूरा मैटर के बीच स्पेस बनेगा। वो बाहर रहेगी, आर्कनॉइड मैटर बीच में है, तो उसके बीच में जो स्पेस बनेगा, इसी स्पेस में क्या क्या होगा, देखिए, एडिपोज टिश्यू होंगे, ब्लड वेसल्स होंगी, इसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। ये सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा में समाप्त हो जाती है। ये भी देखिए, ये जो है ये सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा में समाप्त हो जाती है, नीचे S2 में जाके समाप्त हो जाएगी। ये भी कौन सी, बाहरी लेयर। आर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच के स्पेस, जो बीच वाला है और उसके अंदर वाली पाया मैटर के बीच के स्पेस को सब आर्कनॉइड स्पेस कहते हैं। इसमें CSF होता है। कोई प्रश्न करे कि CSF कहाँ प्रभावित होता है, तो आपको उत्तर देना है कि आर्कनॉइड मैटर और पाया मैटर के बीच में। इसको सब आर्कनॉइड स्पेस बोलते हैं। पाया मैटर सबसे अंदरूनी लेयर होने के कारण ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ टाइटली कनेक्टेड है। इसको तो इसकी जिंदगी और मौत तो वही पाया मैटर के उसी साथ है। क्यों? सबसे अंदर वाली लेयर है, तो पाया मैटर के साथ ये अपने कनेक्टेड हो। सबसे अंदर है भाई, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जुड़ी हुई है। स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट, स्पाइनल कॉर्ड में 31 सेगमेंट होंगे, जो हम लोग 31 पेयर स्पाइनल नर्व बोलते हैं। सभी स्पाइनल कॉर्ड से ही निकलती हैं। सभी जो स्पाइनल नर्व है स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। सर्वाइकल सेगमेंट से 8 पेयर निकलती हैं, संख्या की वजह से, क्योंकि सेगमेंट बढ़ जाते हैं, एक सेगमेंट बढ़ जाता है ऊपर का, इसलिए 8 पेयर निकलती है। 7 आप देख रहे हैं, लेकिन ऊपर का जो C1 से ऊपर है वो भी तो एक सेगमेंट निकालता है, तो वो भी 1 पेयर हो जाती है, इसलिए 7 की जगह 8 हो जाती है। थोरेसिक से 12, लंबर से 5, सैक्रल से 5 निकलती है। कोसिजियल सेगमेंट से 1 पेयर निकलती है केवल, क्योंकि पूरा फ्यूजिंग करके उसको 1 पेयर फ्यूजिंग करते हैं। 31 पेयर होती है, इसलिए ये 31 है, वो 33 है वर्टिब्री। ये सभी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और वर्टिब्रल कॉलम से पास होती हैं और शरीर के किसी भाग या ऑर्गन को इनर्वेट करती है। क्या करती है? इनर्वेशन में प्रभावित करना, तो या कोई इंफॉर्मेशन देना या कोई जो भी सूचना देना है, वो संवेदना पहुंचाना, जो भी करना, ऑर्डर देना, जो भी, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम में
इंटरवर्टिब्रल फोरामेन होते हैं जिनके अंदर से निकलकर ये शरीर में जाती हैं। बाहर से अंदर, बीच में है सेंटर में, तो यहां से निकली और शरीर के अंदर बाहर बाहर चली गई। स्ट्रक्चर जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, कोनस मेडुलरीज, अभी हम लोगों ने देखा था, देखिएगा पढ़ता थे। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल लेवल में, देखिए स्पाइनल कॉर्ड अंदर है, वर्टिब्रल लेवल में, वर्टिब्रल में बाहर वाले में, बाहर वाले में का जैसे L2 जहां पर आया, L1 L2 वहीं पर ये खत्म हो गई। स्पाइनल कॉर्ड यहीं पर खत्म हो जाती है। सब होते हैं उसमें भी, सब वही स्पाइनल कॉर्ड में वही S1 S2 सब होते हैं, लेकिन वो जो कि बाहर वाली तेजी से ग्रो कर रही है, अंदर वाली पहले ग्रो खत्म हो चुकी, तो यहाँ पर पूरा खत्म हो गया, उनका सेगमेंट पूरा हो गया, S1 S2 सब हो गया, कोसिक्स वाला सब हो गया, लेकिन स्पाइनल वर्टिब्रल कॉलम का सेगमेंट खत्म नहीं हुआ, वो तेजी से ग्रो कर रही, तो वो बड़े बड़े, वो उनके बीच की दूरी बड़ी बड़ी है, तो L1 L2 पे आकर ये बंद हो गई। जहां ये समाप्त होती है वहां कोन की तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, इसलिए इसको कोनस मेडुलरीज कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड स्लो ग्रो करती है, जब एक स्पाइनल कॉलम तेजी से ग्रो करती है। चित्र देखिए, ये देखिए, यही पॉइंट दिखाना था, वही है। L1 L2 पे आकर अंदर वाली जहां पर T1 T लिखा हुआ है ये खत्म हो गई, और बाहर वाली हमारी जो गुलाबी रंग के बाद दिखाई जा रही है, ये हमारी स्पाइनल कॉलम है ना, और एपिड्यूरल स्पेस है, सब लिखा हुआ है। तो ये वाले लैम्बोसैक्रल एंजाइम में वो सब वो बात बताएंगे। ये देखिए, इसको क्या बोल रहे हैं, उसको कोनस मेडुलरीज। ये देखिए, ये वाला, ये जो जहां कोन की तरह बनी हुई है, इसको कोनस मेडुलरीज बोल देते हैं, ठीक है। कोनस मेडुलरीज बीच वाला ये वाला है, ये देखिए लिखा हुआ है ना, कहीं लिखा होगा कोनस मेडुलरीज, लिखा नहीं शायद, लेकिन ये जो कोन की तरह बना हुआ है वही कोनस, L1 वर्टिब्रा के पास जो है वही कोनस मेडुलरीज है, ठीक। तो आगे हम लोग फिर चलते हैं। यस सर। अब दूसरा कॉर्डा इक्विना हम लोग देखा था, कॉर्डा इक्विना, इसे हॉर्स टेल भी कहते हैं, कॉर्डा इक्विना को हॉर्स टेल भी कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर घोड़े की पूंछ की तरह होता है। फिर देख लीजिए, आपको और समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, जो बगल बगल चल रही है, तो अंदर वाले का तो C1 L1 L2 L3 L4 L5 S1 S2 S3 S5 O6 खत्म हो गया, वो वहीं पर खत्म हो गया कोनस मेडुलरीज पे। बाहर वाला को देखिए, बाहर वाला तो भी L1 है, ये बाहर वाला का L1 वर्टिब्रा, ये बाहर वाला का दिखाया जा रहा है, जो स्पाइनल कॉलम जो है, जिसको बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, उसका ये है, तो उसके L1 के स्ट्रक्चर तक आकर के ये खत्म हो गई स्पाइनल कॉर्ड। अब लेकिन प्लीज का किसी को बंद कर दीजिए, खुला हुआ है। अब यहीं पर समझना है बेस केवल थोड़ा सा, लेकिन जो आपका T9 T10 अंदर वाले में देखिएगा, अंदर वाले में T9 T10 दिखा हुआ है, T12 L1 L2 दिखा है, दिख रहा है? यस सर, ठीक है, बाहर वाला नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अंदर वाला दिख रहा है। तो इनके जो यहां से निकलेंगे ना, नर्व निकलेगी, तो ये नर्व जो है पास वहीं से होगी जो इसके C1 C2 वाला जो है, जैसे C1 वाला C1 से निकलेगा। देखिए, पहले वाले शुरू में बराबर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, C1 भी बराबर रहेगा, C2 बराबर रहेगा, यहां तक आते आते गड़बड़ हो जाएगा। यहां पर ये L1 वर्टिब्रल पर समाप्त हो गई, तो L1 के बाद L2 नीचे होगा। अब इसका L1 देखिए, इसका L1 जो होगा, देखिए लिखा हुआ ना L2, जो इसका L2 नीचे L2 में जाएगा, उस छेद से पास होगा। सबका निर्धारित स्पेस है, ये समझ रहे हैं कि नहीं? अंदर वाले का जो भी C1 C2 L1 L2 लिखा रहेगा, तो उसी L1 L2 से पास होगा जो बाहरी वाला कॉलम है। तो कॉलम इसीलिए ऊपर से जब यही खत्म हो गई, तो L1 L2 नीचे निकलेगी नर्व और नीचे फैलेगी, ये निकलेगी नर्व नीचे, क्योंकि इसका रूट नीचे है, इसका जाने का रास्ता
छेद नीचे है तो ये ऐसे निकल आएगी तो घोड़े की पूंछ की तरह हो जाएगी, इसलिए इसको कॉर्डा इक्विना बोलते हैं। क्लियर? देखिए यहाँ देखिए इसमें देखिए बड़ी दिखा है। देखिए यहाँ C1 C2 अपनी जगह पर बराबर, अंदर वाला C1 C2 है और बाहर भी बराबर है। यहाँ देखिए 6 है तो 6 थोड़ा नीचे आया, 7 और नीचे आया, 8 और T1 और नीचे आया, T2 और नीचे आया, देखिए उसका 2 और इसका 2 नीचे आया, इसका 3 इसका 3 नीचे आया, 4 इसका 4 से पास होगा, 5 इसका 5 से पास होगा, 7 इसका 7 से पास होगा, 8 इसका 8 से पास होगा, 9 इसका 9 से पास होगा। अब देखिए ये नीचे आते जा रहे हैं, 10 11वां से पास हो रहा है, L1। अब देखिए L1 इसका L2 यहाँ आ गया नीचे, और नीचे आ गया इसका L1 बाहर वाले का, तो वर्टिब्रल कॉलम बाहर है, अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो कॉर्ड का 11 देखिए 11 वहां ऊपर है लेकिन यहाँ नीचे है, इसीलिए देखिए L1 जहां लिखा हुआ है यहाँ L1 L2 पे समाप्त हो रही है, ये वाली इनके देखिए L1 बाहर वाले L1 पर समाप्त हो गए ना, देखिए यहीं पर समाप्त है, तो इसके नीचे से आके निकलेंगे तो ये घोड़े की पूंछ की तरह हो जाएंगे, ये बताया गया। ठीक, इसी को समझना है। इसे हॉर्स टेल भी कहते हैं क्योंकि इसका स्ट्रक्चर घोड़े की पूंछ की तरह होता है। जब कोनस मेडुलरिस में स्पाइनल कॉर्ड समाप्त हो जाती है तब आगे की नर्व्स L5 तक जाती हैं, ये नर्व्स कॉर्डा इक्विना कहलाती हैं। ये इसलिए आगे जाती हैं क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड छोटी है और स्पाइनल कॉलम या वर्टिब्रल कॉलम बड़ी है, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स जहां इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से निकलेंगी यानी छेद से निकलेंगी वे नीचे हैं अर्थात आगे हैं, इसलिए वे घोड़े की पूंछ की तरह L5 तक जाती हैं, L5 तक। तीसरा फाइलम टर्मिनेल, पाया मैटर। अब पाया मैटर की स्थिति दूसरी है, पाया मैटर सदैव स्पाइनल कॉर्ड से अटैच है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड केवल L1 L2 तक चली गई, देखिए L1 L2 तक केवल गई स्पाइनल कॉर्ड, तो पाया मैटर भी वहीं रुकने चाहिए, लेकिन नहीं, उसका धर्म क्या है, वो कह रही नहीं, हम तो रक्षा करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो स्थित है, क्या है उसकी नर्व, उनको भी सुरक्षा देना है। तो आता है पाया मैटर के एक एक्सटेंशन ब्रांच आगे जाकर कोसिजियल बोन तक जाती है ताकि स्पाइनल कॉर्ड को उसी स्थान पर कायम रख सके। स्पाइनल कॉर्ड माने कॉर्ड तो अंदर नर्वस टिश्यू है, तो जो नर्व्स हैं वो भी तो टिश्यू हैं, इसलिए वो आगे जाकर के इन्हीं की सुरक्षा करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड को उसी स्थान पर कायम रखने के लिए ये कोसिजियल बोन तक जाती है, इसको फाइलम टर्मिनेल बोलते हैं। स्पाइनल कॉर्ड में 2 इनलार्जमेंट होते हैं, इनलार्जमेंट माने थोड़ा सा मोटापा, सर्वाइकल इनलार्जमेंट। स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट में C4 से T1 तक तथा वर्टिब्रल कॉलम में भी C4 से T1 के बीच में बल्जिंग होती है, यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सेस होते हैं जो अपर लिम्स को इनर्वेट करते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सेस याद करिए, हम लोग बोला था C4 से T1, C4 से T1, C4 से T1 ऊपर, याद करिए ये नहीं और पीछे ये ब्रेकियल प्लेक्सस C4 से T1 ना, देखा यही वाला है, इसी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये दोनों में बराबर होती है, तो ये दोनों के मतलब स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट भी C4 से T1 एक बार होगा और वर्टिब्रल कॉलम का भी वो भी C4 से T1 होगा, उन दोनों के स्तर में कोई अंतर नहीं, अभी बहुत अंतर नहीं आया है। तो यहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस होगी जो अपर लिम्स को प्रभावित करती है, तो ऊपर वाले अपर लिम्स माने ये जो हाथों को तो ये इस पूरे एरिया को इनर्वेट करती है। तीसरा ये सर्वाइकल कहा जाता है और दूसरा वाला लंबर। ये बल्जिंग स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट में, देखिए स्पाइनल कॉर्ड अंदर है, L2 से S3 के बीच में होगी और वर्टिब्रल कॉलम में T9 से T12 में, T9 ही आ जाएगा वहां अभी क्योंकि बड़ी है, बड़े हैं
और ये छोटे हैं, तो ये T9 से T12 की हो जाएगी, ये लंबोसैक्रल प्लेक्सस कहलाता है। देखिए, ये देखिए C4 से T1 तक ये सर्वाइकल इनलार्जमेंट थोड़ा इनलार्ज होता है। और याद करिएगा, आपके जो पीठे देखिएगा तो एक T1 के बीच में उभरा हुआ जो दिखता है ना, वो T1 है। छू के देखिए अपना सबको, जो आपके गर्दन से नीचे आया तो जो एक उभरा हुआ भाग है वो T1 कहलाता है। वहीं पर यही वाला इनलार्जमेंट कहलाता है स्पाइनल कॉर्ड का। और जिससे नीचे नीचे आइए, अब वो कहता है लैम्बोसैक्रल, तो वो तो आया अंदर वाला, देखो आया L2 से S5 या कोसिजियल तक आया, और ये वर्टिब्रा नीचे है, तो इनका जो है, इनका आपका T9 पे ही खत्म हो गया होगा। बाहर वाला T9 पे ही हो गया होगा, क्योंकि ये वाली तो कम ग्रो कर रही, वो बड़ी बड़ी ग्रो कर रही है। तो T9 से सर्वाइकल ये वाला है, ये सेगमेंट T9 से T12 के बीच में होगा। क्लियर? ये हम ध्यान रखिए। अभी हम लोग कंटिन्यू करें, बोले ना, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। कंटिन्यू रखिए सर। हैं? हाँ हाँ जारी रखिए सर। सतुति मैडम, यस सर। रीता गांधी मैडम, मेरे को तो थोड़ा आज कोई आ रखे हैं बाहर मेरे कमरे में, अच्छा अच्छा, ड्राइंग रूम में बैठे हैं अभी। इसी मैंने पूछा ना कि आपके यहाँ तो कहीं ना कोई कुछ रेगी हाँ वाला जी, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकती हैं। यस सर। तो हम लोग भी कंटिन्यू करें, सुशील जी, रीता जी मैडम। अच्छा, 5-7 मिनट जितना हो बताइए, 15 मिनट या 10 मिनट जो भी हो। सुशील जी कितने मिनट? हाँ रखिए सर, जितना रखना है रखिए, खाली नहीं नहीं, ऐसा नहीं, सबके अनलिमिटेड नहीं होगा, सबके लिए है। 10 मिनट रखिए। हाँ ठीक 10 मिनट रखिए। ठीक। अब वर्टिब्री के संबंध में थोड़ा सा बता दें। क्लिनिकल वर्टिब्री गर्दन में 7 होती हैं, तो सर्वाइकल थोरेसिक वर्टिब्री 12 होती हैं, ये थोरेसिक रीजन में होती हैं। रिब्स भी पेयर, देखिए रिब्स भी 12 पेयर होती हैं, याद करिए। तो प्रत्येक रिब पेयर एक थोरेसिक से अटैच होती है। 12 ये भी है, आप याद करिए, 12 ये है और 12 रिब्स है, वो भी पेयर में है। तो ये इधर भी, तो ये आ करके ऐसे पेयर में अटैच हो जाती है। ठीक, समझिए, रिब्स भी पेयर 12 हैं, तो रिब्स पेयर थोरेसिस से अटैच हो जाती है। क्लियर? इनको याद करने का फार्मूला यही है, T7 वही C7 T12 L5 S5 और CO4। क्यों 5 और 4 को हम लोग ब्रैकेट में क्यों रखा हुआ है? अभी जब हड्डियों के संदर्भ बात करेंगे तो हड्डी केवल आपको 26 दिखाई पड़ेगी। जब हड्डियों में आप देखेंगे टेस्ट यही चैप्टर 11 में, वहां हड्डियां 26 लिखी हुई हैं, आप देखिएगा तो वहां 26 लिखी, जबकि हम लोग यहाँ कह रहे हैं 33। हमारा वर्टिब्री कितने बोल रहे हैं? 33 बोल रहे हैं ना। 7 12 7 19 19 और 10 29 और 4 33 बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग कहते हैं नहीं, तो S5 को और को6 को 4 को हम लोग ब्रैकेट में लिख देते हैं। क्यों? सैक्रल में S5 का अर्थ है कि 5 फ्यूज होकर एक बोन होती है। हमने कहा ना 20 साल तक ये अलग अलग होती है, लेकिन 20 साल बाद फ्यूज हो जाती है, तो 5 एक में हो जाती है। C4 CO को6 का 4 का है, तो ये चारे को6 भी 4 बोन मिलकर फ्यूज होकर एक बोन हो जाती है 20 साल के बाद। इस प्रकार कुल 7 + 12 + 5 + 1 + 2 26 बोन होती है। ठीक है, बोन में 26 बोन दिखाते हैं 20 साल के बाद। सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर तीनों मूवेबल टाइप की होती है। सर्वाइकल ऊपर वाली, सर्वाइकल, थोरेसिक और लंबर तीनों मूवेबल टाइप, चाहे थोड़ा सा मूवमेंट हो लेकिन होती है। जबकि सैक्रल और कोसिक्स इमूवेबल टाइप की होती है। जो नीचे की 2 होती है सैक्रल और कोसिक्स इमूवेबल टाइप की होती है।
हर एक वर्टिब्री के बीच में एक होल होता है, यानी एक कैविटी होती है जिसे वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं, इसे वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। ठीक है, एक कैविटी ऐसे है तो एक कैविटी बनी हुई है, होल है, इसी में एक के ऊपर एक वर्टिब्री को रखने पर सभी फोरामेन एक दूसरे के ऊपर रहते हैं जो वर्टिब्रल कैनाल की रचना करते हैं। इसी को हम लोग बोलते थे वर्टिब्रल कैनाल, क्योंकि इसी में क्या, इसी कैनाल में स्पाइनल कॉर्ड मौजूद रहती है। वर्टिब्रल कॉलम हेड को भी प्रोटेक्ट करता है, क्यों, वो भी प्रोटेक्शन दिए हुए है ना, ऐसे कॉलम पूरा हेड को सुरक्षित रखता है। स्पाइनल कॉलम का अटैचमेंट सभी रिब से, पेल्विस गर्डल से और अपर बैक की मसल से होता है। जो स्पाइनल कॉलम है इसका अटैचमेंट, तो स्पाइनल कॉलम की बात कर रहे हैं, बाहर वाला स्पाइन सभी रिब से होगा, रिब से अटैच है, पेल्विक गर्डल से नीचे वाले से अटैच है, हड्डी से, और अपर बैक की मसल से। वर्टिब्री के स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसमें मुख्य रूप से बॉडी ऑफ वर्टिब्री होती है, इसको सेंट्रम बोलते हैं। आप लोग पढ़िएगा जो उसमें तो सेंट्रम वो दिखाई पड़ेगा, अगर चरक 3 में पढ़ेंगे तो चरक 3 में आपको सेंट्रम दिखाया गया, सेंट्रम बोलते हैं। इसी में एक के ऊपर एक वर्टिब्रा रहती है, बॉडी ऑफ वर्टिब्री होती है, ये सेंट्रम वाला होता है मेन पार्ट, उसी के ऊपर एक वर्टिब्री रहती है, सदैव एंटीरियर या वेंट्रल साइड मौजूद होता है। अब सेंट्रम जो है, देखिए सेंट्रम हमेशा जो है स्मूथ टाइप का होगा, ये इसलिए हमेशा एंटीरियर सामने वाले भाग में होता है। ठीक है, तो सेंट्रम वाला, सेंट्रम की रचना कहीं इसमें दिखाई पड़ी होगी, कुछ तो आगे हो, आगे दिखा देंगे, आगे कहीं होगी जरूर। हाँ, तो ये वाला जो आगे का पोर्शन है, यही वाला सेंट्रम है, और पीछे पोस्टीरियर वाला, ये एंटीरियर का भाग है, सेंट्रम है। तो इसको आगे किसी इसमें देखेंगे, अभी नहीं दिखाया, चलिए हम लोग दिखाते हैं, बहुत टॉपिक बहुत बड़ा है इसलिए थोड़ा सा। तो बॉडी ऑफ वर्टिब्री को सेंट्रम बोलते हैं, इसी में एक के ऊपर एक वर्टिब्री रहती है, और ये एंटीरियर या वेंट्रल साइड में मौजूद है। बाहर जो बाहर की तरफ दिखाई पड़ता है ये सेंट्रम है, जो बाहर की तरफ दिखाई, जो अंदर की तरफ मतलब इस तरफ सामने की तरफ एंटीरियर साइड में दिखाई देता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रम। ये बाहर अंदर रहता है, मतलब हमारे एंटीरियर साइड में। बॉडी के अतिरिक्त, अब देखिए बॉडी के अतिरिक्त 7 विभिन्न प्रोसेसेस होते हैं जो डॉर्सल या पोस्टीरियर साइड में होते हैं। पीछे साइड में 7 प्रोसेस होते हैं। पहले इतना समझ लीजिए, थोड़ा जल्दी से बता देंगे, बहुत चिंता की बात नहीं है, केवल आपको समझना है कि होता कैसा है स्ट्रक्चर में। जो हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं कभी, अभी स्ट्रक्चर सब दिखा देंगे, आपको दिखने पड़ेगा। तो यहाँ समझ लीजिए 7 विभिन्न प्रोसेस होते हैं जो डॉर्सल या पोस्टीरियर साइड में होते हैं, इन्हें स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं। स्पाइन से स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। क्योंकि प्रोसेस अगर पहचानना हो तो कैसे पहचाने, क्योंकि प्रोसेस सदैव पोस्टेरियर साइड में होता है, अतः हम देखकर पहचान सकते हैं कि वर्टिब्री का कौन सा भाग है, अंदर वाला भाग है कि बाहरी वो सामने वाला भाग है कि पीछे वाला भाग है। क्यों, क्योंकि सेंट्रम होगा तो स्मूथ होगा, आगे होगा, और पोस्टेरियर साइड में प्रोसेस होंगे, वो न्यूक्लिएट कुछ निकले हुए होंगे, प्रोसेस माने निकले हुए। इसके अतिरिक्त प्रोसेस की विशेषता ये होगी कि ये डाउनवर्ड झुका होगा, तो थोड़ा जो प्रोसेस होंगे वो थोड़ा सा झुके होंगे, एंगल नीचे एंगुलर होंगे, नीचे की तरफ झुके होंगे, इसलिए बॉडी के झुके भाग को इंफीरियर और ऊपर के भाग को सुपीरियर कर सकते हैं। तो यूं झुका होगा तो जो बॉडी, अब तो पीछे समझ गए कि पीछे है तो झुका हुआ, तो हम समझ गए कि पहले तो प्रोसेस है, इसलिए हम लोग समझ गए कि ये पीछे वाला भाग है, और आगे हमारा सेंट्रम है, स्मूथ है, वो हमारा आगे का भाग है। अब झुके हुए भाग के देख सकते हैं, तो एक भाग को सुपीरियर, जो ऊपर वाला होगा सुपीरियर होगा, और जो झुका हुआ होगा वो इंफीरियर होगा, बस।
अगर एक वर्टिब्री को ऊपर से देखें तो बॉडी ऑफ वर्टिब्री सदैव एंटीरियर या वेंट्रल साइड में होगी और स्पाइनस प्रोसेस सदैव डॉर्सल या पोस्टीरियर साइड में होगा। बीच में वर्टिब्रल फोरामेन होगा जो होल है और स्पाइनल कॉर्ड उसी से पास होकर जाएगी। वर्टिब्री में दो हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टल इस तरह, हॉरिजॉन्टल माने इस तरह, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, ट्रांसवर्स क्षैतिज क्षैतिज। स्पाइनस प्रोसेस तो डाउनवर्ड झुका होगा, जो साइड वाले हैं वो तो डाउनवर्ड झुका होगा, लेकिन जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे वो सदैव हॉरिजॉन्टल होंगे। ये स्पाइनस प्रोसेस के अगल बगल लैटरल साइड में होंगे। पीछे वो पीछे है, ये उसके अगल बगल होंगे। तो हम लोग यहाँ 43 तक हम लोग पेज तक यहाँ रुकते हैं, क्योंकि आगे थोड़ा सा जल्दी बताते हुए और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। बड़े ये जो इसलिए बता रहे हैं आपको कि सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 बीएचबी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेन का वो है, स्पाइनल कॉर्ड को है जानना है, उसके बाद फिर आपको पढ़ने का मौका स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ने का नहीं मिलेगा। फिर तो आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में रिसर्च या जो भी आगे बताएंगे कि उसका ट्रीटमेंट ये है वो करेंगे। इसके माध्यम से हम लोग पूरा ब्रेन को पूरा समझ लेंगे। तो सेमेस्टर 3 और 4 जो 4 का पॉइंट है, तो 4 में और तो उतना सरल है, लेकिन सबसे कठिन यही है ब्रेन वाला। 3 में भी सबसे कठिन यही है ब्रेन वाला। तो इसलिए इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड दोनों को खूब डिटेल में बताना चाह रहे हैं और बताते रहेंगे। जो क्लासेस हमारे होंगे हम इसी को आगे कंटिन्यू कर देंगे, तो इस पर अधिक चर्चा होगी। और आपका चरक 2 पर चर्चा होगी। अगर इन दोनों सिस्टम को आप समझ जाएंगे तो हमारा जो प्रोसेस मतलब जो ट्रीटमेंट का पैटर्न है उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। बस ये उस उद्देश्य है। और हम लोग इसी करने के लिए है ताकि खेमका सर जो सपना देख रहे थे कि हमारी क्वालिटी बढ़े, क्वालिटी बढ़ेगी तो हमारा हम बढ़िया इलाज कर पाएंगे। हमारे ज्ञान की क्वालिटी बढ़ेगी तो इलाज बढ़िया कर लेंगे, और बढ़िया इलाज करेंगे तो मानवता कल्याण होगा और उनका सपना पूरा होगा। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग विदा लेते हैं। कल हम लोग फिर नमस्ते सर, प्रणाम सर। हाँ, कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सेमेस्टर 1 से लेकर के सेमेस्टर पहले सेमेस्टर 1 शुरू करेंगे। तो हम जो असाइनमेंट बन रहे हैं, तो असाइनमेंट में कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं और प्लस कुछ मॉडल वो है, तो हम सेमेस्टर 1 से लेना चाह रहे हैं। हम कुछ थोड़ा सा बता देंगे कि ऐसे ऐसे आप ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन हम मूल उद्देश्य ये है कि हम आपको उसके जो किताबों में जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस है उनको बता दें, और प्लस लगभग 50 अगर हम बता सके तो हम लोग वो भी आपको क्वेश्चन वाले भी कर सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 धीरे धीरे हम चारों पूरा करेंगे। अभी हम लोग सेमेस्टर 1 से कल से शुरू करने जा रहे हैं। जो भी चाहे भाग ले सकता है। सेमेस्टर 1 का अगर आपको अगर पूरे आप सेमेस्टर 4 में हैं और 1, 2, 3 को जानते हैं तो आपको ये नहीं कह सकता 20 क्वेश्चन तो आपको इन्हीं सब में मिल जाएंगे। यस सर। 100 क्वेश्चन में अगर 50 क्वेश्चन हैं तो 20 क्वेश्चन आपको सेमेस्टर 4 में होंगे, तो सेमेस्टर 1, 2, 3 का मिल जाएगा हर उसमें। चाहे आपको, क्योंकि कोई खत्म तो होता ना बीएचबी ना सीए, ना सीए में वही क्वेश्चन होंगे। तो सीए का और ए में तो और भी कॉमन है। ए में तो आपको अगर आपने 1, 2, 3 किया हुआ है तो आपको 30 प्रश्न मिलेंगे 50 में 1, 2, 3 से। तो हम लोग कोशिश करेंगे, जो लोग ज्वाइन करना चाहें वो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज जो सेमेस्टर 1 में होंगे वो ज्वाइन करेंगे, जो इंटरेस्टेड लोग होंगे वो ज्वाइन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग नमस्ते सर, प्रणाम। प्रणाम।